नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर। तो आज एक वीडियो जो मैंने अभी बनाया है, इसमें कोई 15-16 योग दिखाता हूं। इसका लाभ क्या है, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद है कि आपको ये ठीक से क्लियर हो कि जन्म कुंडली में इन योगों को देखते कैसे हैं। क्योंकि हम अलग अलग योगों पर तो बहुत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप उसे अपनी जन्म कुंडली में कैसे लागू करेंगे, ये बात भी तो समझ में आनी चाहिए। तो केवल ये बात समझाने के लिए ये वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया। तो एक वकील साहब की कुंडली है, राजनीति में भी इनका बहुत अच्छा दखल है, अच्छा वैवाहिक जीवन है, शेयर मार्केट में भी इन्होंने बहुत प्रयास करे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी बहुत अधिक अच्छी संपन्न स्थितियां, आर्थिक स्थितियां नहीं है। तो क्या कारण है कि इतने अच्छे प्रोफेशन में हैं, 2 कोर्ट्स में कम से कम बैठते हैं, कड़कड़ुमा कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद भी शेयर मार्केट में भी बहुत दखल, लेकिन वो जो डिमांड है, जितना धन प्राप्त होना चाहिए, जो अधिकार बनता है, वो नहीं आ पाया। और कुंडली में कहाँ क्या तरीका है इसको देखने का, कैसे से देखें, तो मैंने प्रयास करा है ये समझाने का कि किस तरह से कुंडली इंप्लीमेंट होती है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। योग बहुत सारे पड़े हैं इसमें, उन योगों का इंप्लीमेंटेशन, उसका प्रभाव और कब चंद्र कुंडली अधिक प्रभावी होती है। तो स्वभाव में बहुत मीठे स्वभाव के, व्यवहार कुशल, तेज तर्रार, किसी भी बात पर अपना विचार बहुत स्पष्ट और बहुत शीघ्रता से रखते हैं। इतने सब के बाद भी आर्थिक तौर पर वो उन्नति नहीं हुई, तो क्यों? इन सभी विषयों को मैंने इस कुंडली में समझाने का प्रयास किया। तो थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो बहुत आनंद आपको प्राप्त होना चाहिए। पहले योग पर ध्यान देते हैं। इनकी कुंडली में मंगल अपनी मेष राशि में, देखिए 1 नंबर पर मंगल। नियम कहता है कि नवांश कुंडली में भी मंगल अगर 1 नंबर पे ही हो तो मंगल वर्गोत्तम कहलाता है। एक तो ये स्वग्रही है, भाग्य स्थान में है, भाग्य को बढ़ाने वाला है, और वर्गोत्तम भी हुआ। कैसे? नवांश कुंडली और जन्म कुंडली को एक साथ देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाती है। तो अब स्वग्रही भी है और वर्गोत्तम भी है, तो ये अत्यधिक भाग्य को बढ़ाने वाला योग बनता है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन गई। और मंगल की जो डिग्री है पर यहाँ उस पर ध्यान देना, वो है 0 डिग्री। तो ये पहला तो लग्न है, मेष लग्न, 0 डिग्री 37 मिनट इतने सेकंड। तो यहाँ लेने की वीकनेस है कि अत्यधिक बाल्य अवस्था में है। तो अब इसका प्रभाव जो भी हो, लेकिन आना जरूर चाहिए, क्योंकि है तो वर्गोत्तम, बहुत पावरफुल। तो मंगल के वर्गोत्तम होने के कारण भाग्य का, अपने मकान और वाहन का, कैरियर का, पिता के सुख जबरदस्त अच्छे प्राप्त होने चाहिए। पर ध्यान देते हैं, यहां पर शुक्र वर्गोत्तम है। अब शुक्र वर्गोत्तम कैसे होता है कि अगर जन्म कुंडली में भी उसी मैथमेटिकल नंबर, जैसे शुक्र यहां मीन राशि में बैठे हैं, और नवांश कुंडली में भी मीन राशि में ही है, 12 नंबर और 12 नंबर, आपकी सुविधा के लिए अलग से कुंडली बना के दिखा रहा हूं। तो यहां पर मंगल, यहाँ पर जो शुक्र हैं वो वर्गोत्तम हुए। अब शुक्र वर्गोत्तम है और अपनी उच्च राशि में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मालव्य महायोग नहीं बन सकता है। 2 कारण है। पहला कि मालव्य महायोग बनाने के लिए उस शुक्र को यहाँ केंद्र में होना चाहिए था, नहीं है। दूसरा, शुक्र की डिग्री है 29 और शुक्र केवल 27 डिग्री तक उच्च राशि में होते हैं। ये अलग से ज्ञान की बात मैंने यहाँ कर ली। तो पर वर्गोत्तम तो रहेंगे। अब कहां से? आपके कर्म यानी जबरदस्त प्रयासों का लाभ देने वाले हैं और आपके जीवन स्तर को जबरदस्त आगे बढ़ाने वाला। तो शुक्र क्या कह रहा है कि बहुत अधिक मेहनती होंगे, बहुत अधिक धन संग्रह, 8वें भाव में धन संग्रह का योग बनेगा, और भाग्य का जबरदस्त लाभ है, और अपने मकान, वाहन, माता जी के सुख जबरदस्त प्राप्त हो रहे हैं, हायर एजुकेशन का सुख जबरदस्त मिलना चाहिए। तो अभी तक 2 योग पड़े और दोनों ही यहाँ पे वर्गोत्तम है। योग क्या है कि सूर्य के साथ बैठ करके गुरु अस्त हो गए, यानी
सूर्य के प्रभाव में आने पर गुरु अस्त हो गया। अब 11 डिग्री तक अगर गुरु आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। अंतर समझाता हूं। पहले तो यहां देख लीजिए, दोनों एक ही भाव में। गुरु यहां शत्रु राशि में सूर्य के साथ है। गुरु की डिग्री है 18 डिग्री 39 मिनट, सूर्य की है 14 डिग्री 16 मिनट। दोनों का डिफरेंस लगभग 4 डिग्री का है। अगर ये 11 डिग्री से अंतर कम होता है तो वो गुरु अस्त मान लिए जाते हैं। तो यहां पर गुरु अस्त है। अब गुरु अस्त होने का क्या प्रभाव है कि इस भाव का स्वामी अस्त हुआ और इस भाव का संतान, प्रारंभिक शिक्षा, सही मौके पर सही फैसला लेने की ताकत कमजोर होनी चाहिए, डाइजेशन की कुछ तकलीफें, संतान के सुखों की कमियां, एजुकेशन का लाभ नहीं या पढ़ाई नहीं होने पाई, सेविंग्स इस भाव से सेविंग कम, और स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ समस्याएं आनी चाहिए। तो ये गुरु अस्त होने के कुछ दुष्परिणाम हैं जो इन्हें देखने को मिल सकते हैं। एक और योग है, इसे हम कहते हैं भाव परिवर्तन या महाभाव परिवर्तन भी इसका नाम ले लिया जाता है, लेकिन भाव परिवर्तन ही रखते हैं। कैसे भाव परिवर्तन हुआ कि मीन इस भाव की राशि का स्वामी है गुरु और इस भाव की राशि का स्वामी शुक्र। तो इस भाव का स्वामी यहां चला गया, इस भाव का स्वामी यहां, दोनों ने अपने आपस में बदल लिए। इसे ही भाव परिवर्तन योग कहते हैं। तो भाव परिवर्तन योग का भाव क्या निकला कि ये एक दूसरे में गए। अब या तो ये एक दूसरे को अच्छा प्रभाव देंगे या बुरा। अब देखिए यहां क्या दिखता है कि दशम भाव का स्वामी यहां आया, ये कमजोर स्थिति हुई। इस भाव का स्वामी यहां गया, इसने दशम भाव को और कमजोर करा, और ये अस्त भी था जो थोड़ी देर पहले। तो देखने में प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये भाव परिवर्तन नुकसान के लिए है। इसका नुकसान होगा, ये सेविंग्स को कम करने वाला, स्वास्थ्य को कमजोर करने वाला, स्टेटस को थोड़ा कमजोर करने वाला हो सकता है। तो ये भाव परिवर्तन शुभ भाव परिवर्तन नहीं है। अब इसे एक योग पर ध्यान देते हैं, इसका नाम है पाप कर्तरी दोष। कैसे बनता है? जब लग्न या किसी भी भाव के दोनों तरफ दो पापी ग्रह हों, जैसे राहु और शनि, और कंडीशन है कि शनि वहां राजयोग न बना रहा हो किसी तरह का, यहां शनि कोई भी योग नहीं बना रहा है, तो पूर्ण रूप से पाप कर्तरी दोष बना। इस भाव के अगले और पिछले भाव में दो पापी ग्रह आए और यहां शनि योग कारक नहीं होना चाहिए किसी हालत में। मान लीजिए शनि यहां स्वग्रही होता या कोई और अच्छी स्थिति होती, तो ऐसी स्थिति में पाप कर्तरी दोष नहीं माना जाता। तो यहां पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से पाप कर्तरी दोष बना। ये लग्न को, स्वास्थ्य को, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी इमेज को जबरदस्त कम करेगा। तो ये बहुत बुरा प्रभाव देने वाला यहाँ गिना जाएगा। अच्छा शुभ लाभ इसका यहाँ पे नहीं होगा। ये स्वास्थ्य को, हमारी प्लानिंग्स को, हमारी इम्प्लीमेंटेशंस को, प्लानिंग्स की, इन सबको बुरे रूप से प्रभावित करेगा। अब ये एक योग है जिसे चंद्र राहु योग या चंद्र ग्रहण दोष भी कहते हैं। अब ये कैसे बनता है कि जब चंद्र और राहु एक साथ होंगे, देखिए एक साथ एक ही भाव में हो, तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चंद्र कोमल है, नाजुक है ना, और राहु के साथ आने पर चंद्र यानी जो मन को बिलोंग करता है वो बड़े कष्ट में आ जाता है। अब चंद्र मन, राहु एक बुरा ग्रह, तो ये ग्रहण कर लेता है राहु चंद्र को एक तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। तो मन दुखी रहना, तनाव महसूस करना, ये तो इस योग का अर्थ हुआ। लेकिन ये बैठा किस घर में? दूसरा घर है हमारी बोली भाषा का, हमारे व्यवहार का। तो कहीं ना कहीं भाषा में बहुत क्रोध, बहुत ज्यादा चिढ़ के बात करना, बहुत ज्यादा इरिटेट होना, दांतों की समस्या, गले के कुछ ऐब, खाने पीने के ऐब होना, जैसे शराब पीना या इत्यादि का शौक बहुत होना, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करना, ये सब भी आएगा। और इसे डिप्रेशन योग भी कहते हैं। तनाव महसूस करना, अनईजी फील करना, बहुत जल्दी इरिटेट होना, तो इस तरह के कुछ दुष्परिणाम देखने में आने चाहिए। अब इस योग पे ध्यान देते हैं, ये है शुक्र राहु समसप्तक योग या शुक्र पर राहु की दृष्टि। अब कैसे? यहां शुक्र बैठे हैं, ये राहु, ये देखिए अलग से दिखाया है शुक्र, ये राहु की पूर्ण दृष्टि यहां पर पड़ रही है। तो जब शुक्र पर राहु की कुदृष्टि पड़ती है तो इसे कलंक दोष कहते हैं। ये कुछ हद तक चारित्रिक दोष देने में सक्षम समझा जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसे का मिसयूज करना, पैसे से बुराई करना,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रयास करना, इस तरह के चरित्र को कमजोर करने वाले ऐब समस्याएं देने में सक्षम समझा जाता है। तो ये जो समसप्तक योग बना ये तो बहुत बुरा है, वैवाहिक जीवन पर बहुत अधिक तनाव देने वाला भी इसे समझा जाना चाहिए। अब इसका नुकसान एक ये भी है कि जब राहु शुक्र को देख रहा है तो वो इनके इन दो भावों को भी प्रभावित करेगा। अगर शुक्र प्रभावित होगा तो हमारे प्रयास भी कुछ कम करेगा, हमारे स्टेटस को भी थोड़ा सा कम कर देगा। अब कई 4-5 छोटे छोटे योग पढ़ता हूं इस कुंडली में। सबसे पहला है दशमेश 8वें भाव में है। 10वें भाव का स्वामी कौन है? शुक्र, ये रहा, और वो 8वें भाव में ये रहा, आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से। ये जब दशमेश 8वें भाव में आता है तो इसे कहते हैं दुर्योग, यानी आपका स्टेटस कमजोर करेगा, आपकी सामर्थ्य को कमजोर करेगा, आपको लाइफ में उतना कामयाब नहीं होने देगा जितना आप हो सकते हैं। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर वो अच्छी स्थिति में हो, ताकतवर हो, मैंने ये बात बयान की थी थोड़ी देर पहले कि शुक्र यहाँ वर्गोत्तम है, तो स्थिति उतनी खराब नहीं। दिस मीन्स 8वें घर में जाना अपनी जगह, देर लग सकती है पर कामयाबियां बहुत मिलने की संभावना दिखती है। तो दुर्योग यहाँ बन तो रहा है पर पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। अगला है केंद्र त्रिकोण, है ना, त्रिकोण। अभी तृतीयेश, तीसरे भाव का स्वामी भी, तो इस तीसरे भाव का स्वामी भी शुक्र है। इस योग का नाम होता है मृत्यु योग। इसका अर्थ होता है कि आप जितना मर्जी प्रयास करें, यानी योग फिर से समझ लें कि तीसरे भाव का स्वामी त्रिक भाव में जाए, 6ठे 8वें 12वें, तो इस योग का नाम होता है मृत्यु। आप जितना मर्जी प्रयास करें, जितनी मर्जी ताकत लगाएं, पर आपकी आर्थिक उन्नति वो होने नहीं देता। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम है तो स्थिति उतनी खराब नहीं आएगी। अब एक तीसरा छोटा योग है केंद्र त्रिकोण योग। कैसे बना? ये केंद्र है, इन चारों को केंद्र कहते हैं, ये त्रिकोण है, ये दोनों त्रिकोण। इसका स्वामी भी मंगल है, इसका स्वामी, तो केंद्र त्रिकोण योग बना कि मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के बैठा है। तो ये बहुत अच्छा फल देना चाहिए, भाग्य, स्थिति, मकान, वाहन, सुख। अब यहाँ एक और खास बात होती है कि जब इन दोनों योग हों, केंद्र त्रिकोण योग बना, ये तो नाम है, लेकिन अगर चौथे और 9वें भाव का स्वामी अलग अलग ग्रह होते, एक साथ होते या एक दूसरे से केंद्र में और लग्न बहुत बलवान होते, इसे काहल योग कहते हैं। पर यहाँ पर ये योग लागू नहीं होगा क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में है, बहुत अधिक बलवान नहीं है। अच्छा, तो एक ये योग हो गया। फिर आता है सूर्य गुरु केंद्र त्रिकोण योग। गुरु इस भाव के स्वामी हैं, सूर्य इस भाव के, लग्न को केंद्र त्रिकोण दोनों कहते हैं, तो ये दोनों एक साथ, ये भी एक दूसरा, सूर्य गुरु केंद्र त्रिकोण योग बना। अब साधारण परिस्थितियों में ये जीवन स्तर, स्टेटस, पोजीशन को बहुत अच्छा करने वाला होना चाहिए क्योंकि ये एक साथ केंद्र में है। लेकिन यहाँ गुरु अस्त हो गए और सूर्य शत्रु राशि में, प्रभाव जरूर होना चाहिए पर इतना ज्यादा नहीं जितना देखने में लग रहा है, क्योंकि उनकी अपनी परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। एक और बात पढ़ लेते हैं, सूर्य 10वें भाव में। अब सूर्य 10वें भाव का कारण है, लगन का स्वामी अपने से दशम, या लगन का स्वामी, किसी भाव का स्वामी अपने से जब दशम होता है तो वो एक पावरफुल हालत बनाता है। यहाँ वो अपनी शत्रु राशि में कारक है और अकेला भी नहीं है। अकेला होता, एक नियम है, कोई भी कारक ग्रह कारक भाव में अकेला होता है तो उस भाव का नाश करता है, पर ये तो अकेला भी नहीं है, गुरु के साथ है। तो ये मान, सम्मान, रुतबा, पोजीशन, आपकी पहचान बहुत आगे तक ले जाने वाला योग बना। ये भी बहुत फायदेमंद योग हुआ। फिर एक योग है विपरीत राजयोग, बहुत बड़ा। एक यानी 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव के स्वामी एक दूसरे में कहीं चले जाएं, पहला कंडीशन। यहां का स्वामी है शनि और ये यहां चला गया, यानी भाव कौन से थे? इस भाव, इस भाव और इस भाव, त्रिक भाव। तो इस भाव का स्वामी ये गया, ठीक है जी, और अपने भाव पर स्वदृष्टि भी डाल रहा है। तो विपरीत राजयोग नियम यह है कि इस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़नी नहीं चाहिए, नहीं पड़ रही, जबरदस्त अच्छा है। इसे कहते हैं शत्रुओं का नाश करने वाला, किसी भी हालत में शत्रुओं को जीतने नहीं देगा। फाइनेंशियल सेटलमेंट्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं ऐसे लोग। शत्रु से भी किसी न किसी तरीके से पैसा कमा सकने की सामर्थ्य होती है, तो इसे भी बहुत अच्छा योग समझा जाता है विपरीत राजयोग। तो ये
कुछ ऐसी कंडीशंस में पैसा दे सकता है और बहुत सा पैसा देता है जब हमें उम्मीद भी ना हो। अब एक और योग है कि दूसरे भाव का स्वामी और 9वें भाव के स्वामी में कोई संपर्क हो, ये दोनों एक साथ हैं। इस भाव का स्वामी क्या है? बुध, इसका मंगल, दोनों एक साथ बैठे हैं, वो भी त्रिकोण में। तो इसे जबरदस्त अच्छा धन योग माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि ऐसा आदमी बहुत अधिक धन कमाने वाला होता है। ठीक है जी, ये भी बड़ा शानदार योग है, यानी बहुत धनी इन्हें होना चाहिए। एक और योग है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर इन त्रिक भाव 6ठे 8वें 12वें जाए, 6ठे 8वें 12वें ये शनि गए हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं दुष्कीर्ति योग। यानी चाह के भी आपको वैवाहिक जीवन के वो सुख प्राप्त नहीं होंगे जो होने चाहिए। आपकी पत्नी से तालमेल को लेकर के यहाँ समस्याएं देखने में आएंगी। तो मैंने एक साथ कई सारे योग यहाँ पे पढ़ दिए कि आप डेट और टाइम यहाँ लिखी हुई देख रहे हैं सारी बात। ये लग्न कुंडली है, ये चंद्र कुंडली है। यहाँ पे लग्न 5 नंबर की है ना, तो स्वामी सूर्य, यहाँ चंद्र हैं 6 नंबर, स्वामी बुध, ये सूर्य हैं 2 नंबर, स्वामी शुक्र, ये दोनों आपस में मित्र हैं। तो अगर 2 लग्न एक तरफ आ जाएं तो ऐसा समझें कि चंद्र कुंडली के प्रभाव बढ़ गए। अब जब चंद्र कुंडली के प्रभाव बढ़ेंगे तो इफेक्ट चंद्र कुंडली का ही ज्यादा देखने में आएगा। अब वापस ध्यान देते हैं कि मैं पहले आ रहा था 1 2 जिसका नाम था पाप कर्तरी। अब जो पाप कर्तरी यहां से दिखता है, टेक्निकली वो यहां पे बन रहा है। इस भाव में पाप कर्तरी होने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके खर्चे कम होंगे, आपकी भागदौड़ कम होगी, आपकी समस्याएं कम होंगी, तो पाप कर्तरी दोष का ऐसा दुष्प्रभाव देखने में नहीं आएगा। तो पहला योग है जो कैंसिल हो गया। अच्छा, अब मंगल की बात करते हैं। यहां तो मंगल भाग्य का स्वामी होकर अत्यधिक बल दे रहा है, लेकिन वास्तविक स्थितियों में तो ऐसा है ही नहीं। इतने जबरदस्त कामयाब या इतने जबरदस्त भाग्य का सुख या इतना पिता का जबरदस्त सुख या कई मकान वाहन का सुख है ही नहीं। तो मंगल वास्तव में 8वें घर में आ गया। 8वें घर में आया, तीसरे घर का स्वामी होकर स्वगृह होकर के आया और अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश। ये भी एक विपरीत राजयोग बन गया, लेकिन कम से कम भाग्य स्थान की स्थिति यहाँ पे वीक हो जाती है। ये भी एक जो मंगल वाला जो योग था पूरा हो गया। अब आता है जो शुक्र बेकार में वर्गोत्तम था, मतलब यहाँ वो अब पत्नी के घर में है। अब वास्तविक स्थिति ये है, यहां दिखता है कि वैवाहिक जीवन के सुखों का योग कम हो सकता है, क्योंकि इस भाव का स्वामी तो यहाँ है। लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति है कि इनका अपनी पत्नी से तालमेल काफी अच्छा है, काफी सुंदर पत्नी है, व्यवहार कुशल है, बहुत अच्छे से परिवार और पारिवारिक जीवन चल रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहीं पर शुक्र के होने की गुंजाइश ज्यादा है, यहां कम। अब फिर चंद्र ग्रहण दोष की बात करते हैं। यहां जब चंद्र ग्रहण दोष हम पढ़ रहे थे, योग अभी भी लगा हुआ है, वर्गोत्तम अभी भी है सब, लेकिन अर्थ बदल गया। अब यहां था गले की ऐब, पीना, खाना, गालियां, शोर, गुस्सा, लेकिन अब ये बहुत इंटेलिजेंट, तेज तर्रार, समझदार हैं, एनालिसिस पावर बड़ा फास्ट है, किसी भी बात का बड़ा क्विक डिसीजन लेना, बहुत जल्दी से उस पर विचार कर लेना आता है। राजनीति का शौक है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से और कई पदों को इन्होंने सुशोभित किया है। अच्छी बात, वकालत के पेशे में है, वकील साहब हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी बैठते हैं, कड़काडूमा कोर्ट में भी बैठते हैं। तो अब इतनी तर्क बुद्धि होगी तभी तो ये संभव होगा कि ऐसा आदमी कुछ करे। अब देखो, इस भाव से हमने लेने फैसले, राहु की दृष्टि भी प्रभावित करती है स्पीड, और शनि स्वग्रही दृष्टि से देख रहा है। इसका अर्थ हुआ कि फैसले लेने की ताकत और गारंटी और जिम्मेदारी सारी आ गई। चलिए, ये बात भी समझ में आती है कि चंद्र ग्रहण दोष का भी प्रभाव जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर उतना जबरदस्त नहीं आएगा जितना हम मालूम दे रहा था। अगला आता है दशमेश। देखो, इस कुंडली में भी दशम भाव का स्वामी 8वें में, यहां भी दशम भाव का स्वामी 8वें में। तो ये तय करता है कि बहुत कुछ ज्ञान और सब कुछ होने के बाद भी जो डिमांडेड रिजल्ट्स हैं जीवन से, जो मिलना चाहिए था, जो इनका अधिकार है, वो नहीं मिल पाया। कारण कि दशम भाव का स्वामी दोनों ही कुंडलियों में 8वें घर में आ गया। फिर आता है भाव परिवर्तन। पहले ये भाव परिवर्तन इस भाव और इस भाव के बीच में था, अभी भाग्य भाव और सप्तम भाव केंद्र त्रिकोण के बीच में अभी बहुत ही जबरदस्त अच्छा है। इनकी लगभग सारी तरक्की विवाह के बाद हुई है। पत्नी भाग्यशाली आई, भाग्य का लाभ हुआ।
ठीक है, थोड़ा सा बृहस्पति यहाँ अस्त है पूरी तरीके से। इसका नुकसान कुल मिला के इतना हुआ कि पिता के सुखों की भी कुछ कमी देखने में आई, बहुत पहले पिता की मृत्यु हो गई, माता जी का भी स्वास्थ्य खराब रहता है और धर्म पत्नी का भी स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहता है। लेकिन व्यवहारिक सुख जो शब्दों से दिया जा सकता है वो बहुत अच्छा है। तो जो भाव परिवर्तन पहले बेकार का था, ज्यादा फायदेमंद नहीं था, स्टेटस को गिराने वाला था, वो अब जीवन साथी के सुख को बढ़ाने वाला है, भाग्य को बढ़ाने वाला है। ठीक है जी, ये भी बात एक यहाँ पे हो जाती है, भाव परिवर्तन। अब शब्द आता है गुरु अस्त। गुरु यहाँ सुखों के स्वामी हैं, अपने मकान वाहन के स्वामी हैं और इनके पास अभी भी वही मकान है, वही घर है जो पैतृक घर है, कोई अपना घर ये नहीं बना पाई। इतनी सब बड़ी पोजीशन के बाद भी पत्नी के सुखों का है तो थोड़ी सी देर से विवाह इनका हुआ, लेकिन व्यवहारिक तालमेल बहुत अच्छा है। थोड़ा पत्नी को स्वास्थ्य की तकलीफें रहती हैं, ये चीज भी हो गई। अच्छा, तो कुंडली में अभी तक जितने योग पढ़े उन सब के थोड़े थोड़े जो परिवर्तन आ गए वो मैंने पढ़ दिए। अब एक था कि दशम भाव का स्वामी जो 8वें में, ये मैंने पढ़ दिया। दूसरा था तृतीय, तीसरे भाव का स्वामी, ये पिछली कुंडली में भी था, इसमें भी है, ये कॉमन हो गए। तो ये सब योग यहां मैंने पढ़ के बताया कि क्यों चंद्र कुंडली का इफेक्ट कंपैरेटिवली मच बेटर है लगन कुंडली के मुकाबले। देखिए, सच वो जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, उस सच का क्या अर्थ जो जीवन में घटित ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पर क्यों लगता है कि चंद्र कुंडली ही होगी, क्योंकि व्यवहार के हिसाब से, तालमेल के हिसाब से यही कुंडली ठीक मालूम देती है। आखिरी योग है जो पढ़ देते हैं, उसका नाम है इंदु लग्न। इंदु लग्न मोटे तौर पर कुंडली में धन कितना होगा, आप कितना कमा सकेंगे पर बिलोंग करता है। इसका पूरा लंबा चौड़ा एक तरीका है, अब वो सारा बताने में तो बहुत देर लगेगी, तो इसको कैसे देखते हैं मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए। लेकिन ये इनकी जन्म कुंडली है और इंदु लग्न इनकी कुंभ लग्न बनती है। कुंभ ये कुंडली का 7वां भाव है, केंद्र। अपने आप में ये प्लस पॉइंट हो गया कि अगर इंदु लग्न का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में से कोई होता है तो इसे धन, इंदु लग्न धन देखने के लिए आप कितने धनी हो सकते हैं, कितना धन कमा पाएंगे, प्लस पॉइंट माना जाता है। तो एक तरफ तो ये प्लस हो गया। अब एक स्थिति यहां क्या खराब हो गई कि जो इंदु लग्न का स्वामी है वो वास्तव में कहां आ गया, 6ठे भाव इंदु लग्न में। अब ये खराब स्थिति हो गई, तो धन कहां से आएगा, जीवन साथी के सहयोग से या उनके भाग्य से या ससुराल वालों के सहयोग से। कुछ ये तरीके भी हो सकते हैं, यानी विवाह के बाद। लेकिन स्थिति यहां वीक हो जाती है। अर्थ क्या निकला कि तमाम प्रयास, तमाम भाग्य, तमाम कोशिशों के बाद भी बहुत अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि लग्न का स्वामी त्रिक भाव में चला गया। तो वास्तविक स्थिति यही है कि अपना मकान या बड़ा घर या बड़े ऑफिस अपने सेपरेट नहीं है। तो इंदु लग्न की स्थिति से हमें एक आर्थिक स्थिति समझ में आती है कि एक एवरेज हो सकती है, ज्यादा नहीं। ये हमें समझ में आता है कि कब हम चंद्र कुंडली को देखें और कब सूर्य कुंडली को, कहां कौन से का प्रभाव अधिक होता है। तो विषय बड़ा अच्छा था ये, और मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इसमें जरूर सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।